हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। वेरी 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 वार्म हार्टेड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस साइड इज अभिनव कुमार बौरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ वैल्यू एडिशन सीरीज का एक और पार्ट। और इस पार्ट में बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आप सभी ने बेहतर तरीके से थंबनेल में देखा होगा। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, क्या होते हैं, भारत में कितने हैं, और हर एक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। जैसा हमने मैपिंग की सीरीज में डिटेल्ड एनालिसिस करा एक एक मार्किंग का, आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, मैंने डिटेल में समझाया है रिवर सिस्टम के बारे में अर्थात नदी तंत्र के बारे में। इसके अलावा हमने भारत के प्रमुख पर्वत, पठार तथा आसपास की सारी वो मार्किंग जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन सभी को हमने कवर कर रखा है। आई होप आप इन सभी चीजों के नोट्स बना रहे होंगे। और साथ ही ये याद रखिए कि अगर मैंने कोई टाइटल दिया, जैसे हमने देखा पहाड़ियों के बारे में, तो याद रखिए कि अगले टॉपिक में जहां मैंने पठार कराया अर्थात प्लेट्यूज कराए, उस स्थान पर भी मैंने बहुत सारे पहाड़ियों के बारे में समझाया है। इसी तरह से अगर हमने नदी तंत्र देखा तो हमने पठार वाले पार्ट में और भी बहुत सारी नदियों को देखा है। तो आप प्रयास करें कि इन सभी चीजों को सीक्वेंस वाइज एक के बाद दूसरा वीडियो इस प्रकार से कंप्लीट करते हुए इसके नोट्स आवश्यक रूप से बनाएं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल अभिनव बौरे ज्योग्राफी से इन सारे पीडीएफ्स को इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही आज के इस वीडियो में जो हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में चर्चा करने वाले हैं, याद रखिएगा इसमें केवल हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है, अपितु हम डिटेल में इसके प्रजातियों के बारे में, वहां की नदियों के बारे में, वहां के वनों के बारे में, इन सभी के डायमेंशंस को कवर करने वाले हैं। याद रखिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी में बायोस्फीयर रिजर्व से सिर्फ इतना नहीं आता कभी कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है, तो आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस की आवश्यकता होगी और इसे कवर करने का प्रयास है ये आज का वीडियो। तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। और मैं ये मानकर चलता हूं कि हिंदी माध्यम में ऐसा कंटेंट शायद आपको इतनी जल्दी ना मिले, तो आप चाहें तो इसकी पीडीएफ डाउनलोड करें, इसके नोट्स बनाएं और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, जिससे हम मोटिवेटेड फील करें आगे इसी प्रकार के वीडियोस आपके समक्ष लाने के लिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी आप सभी से कहा है, याद रखिएगा कि आपको सिंगल हैंडेड मैप बनाते आना चाहिए अगर आप अपने आंसर राइटिंग को और भी ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं। तो यहां ध्यान से देखिए, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसे कहते हैं उत्तर भारत का क्षेत्र, याद रखिए इस प्रकार से, तथा कंटिन्यूएशन में ये जाएगा और इस प्रकार से ये जो मैप बनकर रेडी है। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब यहां जानने योग्य बात है, हम इसे प्लॉट करें इसके पहले आपको कुछ चीजें अपने दिमाग में सेटल डाउन रखनी चाहिए। कौन सी है वो चीजें, तो यहां ध्यान से देखें। पहली चीज तो बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है, तो याद रखिए बायोस्फीयर रिजर्व कुछ और नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर राज्य की सरकारें किसी भी ऐसे क्षेत्र को जहां पर जैव विविधता, वनस्पति, जीवों की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं तथा उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, उस एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करती है। क्लियर? अब इसे रेटिफाई करना अर्थात इसे मानने का कार्य, यानी कि एक बायोस्फीयर रिजर्व आपने जो अपने देश के अंदर डिक्लेयर करा है, ये यूएन के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, तो इसके लिए यूएन ने एक प्रोग्राम चलाया है जिसे MAB अर्थात मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब यहां पर याद रखिए कि ये जो प्रोग्राम है इसकी नोडल एजेंसी जो है यूनेस्को है। क्लियर? हमारे यहां से पहला कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो अगर किसी बच्चे ने पूरे वीडियोस ध्यान से देखे होंगे तो मैंने नीलगिरी पे डिटेल में वीडियो बनाया है। याद रखिए कि नीलगिरी भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। अब यहां मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको क्लियर करना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कहूं कि ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, क्लियर, तो याद रखिए इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो है आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। क्लियर? ये है बायोस्फीयर रिजर्व, क्लियर? अब याद रखिए इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक ये जो भाग आपको दिखाई देगा, याद रखिए इसे कहा जाता है बफर जोन। क्लियर? माफ कीजिए, इसे कहा जाता है कोर एरिया। क्लियर? अब इस कोर एरिया के लिए याद रखिएगा कि इस एरिया में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां अलाउ नहीं होती। क्लियर? यहां पर जो भी प्रजातियां पाई जाती हैं उन प्रजातियों को 100% प्रोटेक्शन होता है। यहां किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां
या किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी गतिविधि जो उस स्थान की जैविक प्रजाति को प्रभावित कर सकती है, उन्हें अवॉइड करा जाता है। क्लियर? उन्हें रिस्ट्रिक्ट करा जाता है, और अगर ऐसा करता हुआ कोई व्यक्ति पाया जाता है तो यह दंडनीय अपराध होता है। इसके पश्चात याद रखिए कि ये जो बाहर वाला पार्ट होगा, ये बाहर वाला पार्ट कहलाता है बफर जोन। क्लियर? अब इस बफर जोन के लिए याद रखें कि बफर जोन ऐसा क्षेत्र है जहां पर मानवीय गतिविधियां सीमित होती हैं, लेकिन हो सकती हैं, लेकिन होंगी कंट्रोल्ड मैनर में। यानी कि सीमित आपका टूरिज्म दिखेगा, पर्यटन दिखेगा, इसी प्रकार से कुछ अन्य गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये सीमित होंगी, कंट्रोल्ड मैनर में होंगी। क्लियर? कोर एरिया, फिर बफर जोन। अब याद रखें इसके बाद का जो पार्ट है, ये वाला क्षेत्र, याद रखिए ये कहलाता है ट्रांजिएंट एरिया। अब यहां पर आपको इंग्लिश वर्ड याद करने की आवश्यकता हमेशा होगी। क्लियर? अब यहां याद रखिए कि यहां पर इस क्षेत्र की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा छूट है, परंतु याद रखिए सरकार का कंट्रोल हमेशा इस एरिया में भी होगा। यानी कि ये सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इससे कंपैरिजन में ये जो है वो थोड़ा लेस, और फिर बाहर वाला जो है सबसे कम लेस। अब ये याद रखें कि ये मैंने जनरल मैनर में बनाया है, इसमें स्पेशलाइज्ड मैनर में मैं वीडियो लेकर आऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य तथा बायोस्फीयर में। अब ये याद रखिए ये जनरल सेंस में है, इसके लिए डिटेल्ड एनालिसिस हम किसी अदर वीडियो में करेंगे, और खासकर वो वीडियो होगा भारत के सभी नेशनल पार्क वाला वीडियो। तो तब तक के लिए थोड़ा सा आप वेट करें, अन्यथा की स्थिति में अगर मैं इस पे डिटेलिंग दूंगा तो आप पाएंगे कि वीडियो की लेंथ इतनी हो जाएगी कि आप उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम बायोस्फीयर रिजर्व्स को प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, यहां हम एक एक बायोस्फीयर रिजर्व को पहले मार्क करते हैं, फिर डिटेलिंग स्टार्ट करेंगे। अब यहां याद रखिए आपको सबसे पहले ऊपर की दिशा में यहां पर एक बायोस्फीयर रिजर्व दिखाई देगा। जस्ट अ सेकंड, मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं, अदरवाइज आपको जो है वो देखने में थोड़ी समस्या होगी। तो यहां ध्यान से देखिएगा, याद रखें आपको इस स्थान पर एक बायोस्फीयर रिजर्व दिखाई देगा। याद रखिए इस बायोस्फीयर रिजर्व को जो है वो हिमाचल प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। यहां पर ध्यान देने योग्य है इस प्रकार से, याद रखें इस बायोस्फीयर रिजर्व को कहा जाता है शीत मरुस्थल, और ये याद रखिएगा ये आता है हिमाचल प्रदेश में। क्लियर? अब नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व याद रखें इसके नीचे दिखाई देगा, जस्ट अ सेकेंड, ये उत्तराखंड में आता है। याद रखिएगा ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आई थिंक आप सभी इजीली गेस कर पाएंगे कि ये जो है ये कहां पर आएगा, ये उत्तराखंड में आएगा। क्लियर? अभी इन सभी के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं, सो डोंट वरी, आगे देखते जाएं। याद रखें इसके पश्चात आपको इस स्थान पर एक बायोस्फीयर रिजर्व दिखाई देगा, इसे कहा जाता है सिक्किम का बायोस्फीयर रिजर्व अर्थात कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। इसी प्रकार से याद रखिए आपको अरुणाचल प्रदेश में भी एक बायोस्फीयर रिजर्व दिखाई देगा। इस बायोस्फीयर रिजर्व को किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। ये याद रखिए दो नदियों के भी नाम है, और ये दोनों ही नदियां, एक जो है स्वयं ब्रह्मपुत्र का नाम है और दूसरी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्लियर? इसे कहा जाता है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। कहां आएगा? तो याद रखिएगा ये आएगा अरुणाचल प्रदेश में। इसी प्रकार से याद रखें यहां पर आपको मेघालय में एक बायोस्फीयर रिजर्व दिखाई देगा। याद रखिए मेघालय में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व ये दिखाई देगा। मैं यहां पर स्टेट का नाम मेंशन कर रहा हूं, याद रखिए ये मेघालय में आता है। इसी प्रकार से याद रखिए ये जो स्थान है, याद रखिएगा यहां पर असम वाले क्षेत्र में दो बायोस्फीयर रिजर्व हैं।
अब यहां पर कुछ चीजें आपको अपने दिमाग में सेटल डाउन रखनी होंगी। याद रखिए कि सभी स्थान पर बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, कुछ स्थान पर एक से ज्यादा है, कुछ स्थानों पर जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो एक से ज्यादा राज्यों में है। तो कंफ्यूज ना हो, मैं एक एक करके आपको सारे डायमेंशन बताता जाऊंगा। क्लियर? अब यहां याद रखिए असम में आपको दो जो है बायोस्फीयर रिजर्व दिखाई देंगे। एक है मानस बायोस्फीयर रिजर्व और दूसरा इज डिब्रू सिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। ये याद रखिए कि ये भी आता कहां पर है? असम में। डिब्रू और ढोला सादिया, ये नाम आप सभी ने सुना होगा। यहां पर एक ब्रिज है, एग्जैक्टली इस स्थान पर नहीं है पर काफी ज्यादा न्यूज में रहा करता है। इसी प्रकार से याद रखिए एक और आपको इस स्थान पर एक बायोस्फीयर रिजर्व दिखाई देगा। ये पश्चिम बंगाल का बायोस्फीयर रिजर्व है। याद रखिए इसे सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। ये कहां पर आता है? तो याद रखिए ये आता है पश्चिम बंगाल में। इसी प्रकार से याद रखिए इसके नीचे आपको एक और बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा और इसकी मार्किंग भी मैंने आपको पहले कराई है। आप सभी को याद होगा जहां पर तटीय क्षेत्र के बारे में हमने मार्किंग देखी थी। आई थिंक मोर देन 70-80 मार्किंग्स थी। एक एक चीज को हमने डिटेल में देखा कि कौन सी झील कहां पर है, कहां पर कौन सी झील के अंदर कौन सा द्वीप है, कौन सी झील के अंदर कौन सी नदी जो है अपना जल विसर्जित करती है, और इस प्रकार से तटीय क्षेत्र की पूरी मार्किंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर? तो यहां पर आपको दिखाई देगा एक नेशनल पार्क जिसे कहा जाता है सिमलीपाल। अब यहां याद रखिए कि जो एक एक नेशनल पार्क है, जैसे सिमलीपाल के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो यहां पर एक ट्री मिलता है, यहां एक पेड़ मिलता है, उससे इसका नाम डिराइव हुआ है जिसे कहा जाता है रेड सिल्क ट्री या फिर कई बार रेड कॉटन ट्री या फिर कॉटन ट्री के नाम से इसे जाना जाता है। यहां पर आपको प्रजातियों के नाम इंग्लिश में ही याद करने होंगे, अन्यथा की स्थिति में हिंदी में ट्रांसलेशन में यूपीएससी कई बार कुछ ऐसे वर्ड यूज कर जाता है जो आपने शायद ना सुने हो। तो सिमलीपाल ये वर्ड जो है वो एक ट्री से आया है, तो आपको यहां पर उसके बारे में जानना होगा। इसी प्रकार से नंदा देवी जो है ये एक चोटी के किनारे है। इसी प्रकार से मानस जो है वहां पर रेड पांडा मिलता है जिसके बारे में डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है। इसी प्लेलिस्ट में जब आप नीचे जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनके बारे में मैं पहले वैल्यू एडिशन के वीडियोज में डिस्कस कर चुका हूं, एक एक प्रजाति पर और कई बार नॉर्थ ईस्ट की पूरी प्रजातियों पर डेडिकेटेड वीडियोस इस प्लेलिस्ट में हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन्हें जाकर अवश्य रूप से देखेंगे। वाई? बिकॉज ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए अदर एग्जाम में भले ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो पर यूपीएससी और पीएससी के केस में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर? तो चलिए इससे नीचे आएंगे तो यहां पर आपको सुंदरबन दिखाई देगा, इसके नीचे सिमलीपाल दिखाई देगा। इसी प्रकार से आपको आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में याद रखिए यहां पर एक बायोस्फीयर रिजर्व दिखेगा जिसे शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। नाम में थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं। याद रखिए कि कई बार अगर मैं यहां इंग्लिश में स्पेलिंग लिखूंगा तो आपको हो सकता है थोड़ी समस्या हो, पर थोड़ा याद रखें कि नाम में ट्रांसलेट करने में कभी कभार जो है वो यूपीएससी नाम को थोड़ा अलग वे से लिखती है। मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है। क्लियर? इसी प्रकार से याद रखिए, जस्ट अ सेकंड मैं इसे एडजस्ट कर लूं। चलिए तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। याद रखिए इसके आगे आएंगे तो इस स्थान पर आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व दिखेगा जिसे नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। और याद रखिए नीलगिरी का नाम नीलकुरुंजी वनस्पति पर आया है। नीलकुरुंजी जो है वो शीतोष्ण वनों में मिलने वाली शोला फॉरेस्ट में, शोला वनों में मिलने वाली एक वनस्पति है। वास्तविकता में एक फूल का नाम है जो 18 या 12, कभी कभार 18 वर्ष कहा जाता है, कभी कभार 12 वर्ष कहा जाता है, में एक बार उगती है और उसका कलर नीला होता है। वैसे नीला तो एग्जैक्टली नहीं होता पर फिर भी नीले के समान होता है, इस कारण इसे नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। 3 राज्यों में होती है। इसमें 8-10 से ज्यादा नेशनल पार्क हैं, बहुत सारी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। डिटेल में मैंने इसकी मैपिंग कराई है, आप जाकर वहां पर इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। इसके बारे में मैं आज की क्लास में कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। इसमें कौन कौन सी प्रजातियां हैं ये सब कुछ आपको प्रीवियस वीडियो में मिल चुका है। क्लियर? तो आप वहां से रेफर करेंगे। इसे कहा जाता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर? अब इसी प्रकार से यहां नीचे आएंगे तो एक और बायोस्फीयर रिजर्व है। याद रखिएगा ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो अगस्त मलाई के नाम से जाना जाता है।
ये बेसिकली 2 राज्यों में है, आपको ये केरल और तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आप आएंगे तो यहां पर एक और बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखिए इसे कहा जाता है कच्छ रण का बायोस्फीयर रिजर्व। कच्छ रण बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखिए ये गुजरात राज्य में आता है। इसी प्रकार से आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व यहां पर दिखेगा, याद रखिए इस बायोस्फीयर रिजर्व को कहा जाता है अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। और यह भी याद रखिएगा कि ये जो अचानकमार अमरकंटक है ये मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच स्थित है। जो अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में और अचानकमार ये छत्तीसगढ़ में जाता है। क्लियर है? तो इसे थोड़ा सा अपने माइंड में सेटल डाउन रखेंगे। यहां दिखेगा आपको अचानकमार अमरकंटक, ये एमपी तथा छत्तीसगढ़ इनकी सीमा पर स्थित है। इसी प्रकार से आपको एक और बायोस्फीयर रिजर्व दिखाई देगा जिसे पचमढ़ी, तथा इसके ऊपर एक और दिखेगा जिसे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। अब याद रखिएगा यहां पर जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है ये अलग है और पचमढ़ी अलग है। यहां पर कंफ्यूजन क्यों होता है मैं अभी आपको आगे की जो है वीडियो में इसके बारे में समझाता हूं। याद रखिए यह है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। इसी प्रकार से इसका कंटिन्यूएशन मैं यहां मेंशन करता हूं, याद रखिए इसे कहा जाता है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। याद रखिए पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए सतपुड़ा में आता है, सतपुड़ा की पहाड़ियों में आता है। यहां पर स्लॉथ बेयर देखने को मिलता है। इसी प्रकार से आप पाएंगे कि जो उत्तर की दिशा में आपको दिखाई दे रहे बायोस्फीयर रिजर्व हैं इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियों से लेकर अन्य प्रकार की वनस्पतियों का विकास है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी नहीं पता है और आगे हम इस बायोस्फीयर रिजर्व वाली सीरीज में से कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो ये एक ब्रॉडर सेंस में बनकर रेडी है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पर 16 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये भारत की टेरिटरी के अंदर आ रहे हैं। अब मेनलैंड टेरिटरी के अंदर आ रहे हैं, मुख्य भूमि क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं। अब यहां पर एक डायमेंशन में ऐड करने वाला हूं। अब देखिएगा 2 बायोस्फीयर रिजर्व और भी हैं। इस प्रकार से याद रखिए यहां पर एक बायोस्फीयर रिजर्व दिखाई देगा और यहां याद रखिएगा ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये भारत का एकमात्र समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। क्लियर? इसे कहा जाता है मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व या मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है? तो याद रखें मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये मन्नार की खाड़ी में आता है। यहां पर आपको राम सेतु अर्थात एडम्स ब्रिज दिखेगा जिसे प्रभु श्री राम ने जो है वो बनाया था, ऐसा कहा जाता है। इसके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या हैं? आप पाएंगे कि इसके उत्तर की दिशा में आपको पाक की खाड़ी दिखेगी, इसके दक्षिण की दिशा में आपको मन्नार दिखेगा। ये जो राम सेतु है ये सेपरेट करता है। डिटेल में इसका मैप बनाकर हम इसकी स्टडी आज की वीडियो में करेंगे। इसी प्रकार से याद रखिए कि आपको यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखाई देंगे। यहां पर माफ कीजिएगा स्पेस नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्टेंस में ला रहा हूं, ये थोड़ा पास आता है। क्लियर? अब यहां याद रखिए यहां पर आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व दिखेगा। इसे बेसिकली क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनकर रेडी हैं। अब याद रखिए इसी प्रकार से आपको पूरी मार्किंग अपने एटलस पे कर लेनी है। एक व्हाइट पेज लें, वहां डायग्राम बनाएं और इसे जो है अपनी कॉपी पर उतार लें। अब एक एक करके हम इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी अब रेडी हैं। अब हम एक एक बायोस्फीयर रिजर्व की डिटेलिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, याद रखें सबसे पहले आता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। कहां पर आता है ये? तो आपको एक रफ डायग्राम इस प्रकार से हमेशा ड्रॉ करना होगा। याद रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैपिंग अच्छी हो तो आपको सेपरेटली और सेवरल टाइम मैप्स बनाते आना चाहिए। याद रखें इस स्थान पर आपको नंदा देवी
पहले हम नंदा देवी देख रहे हैं। वैसे नॉर्थ में इसके पहले शीत मरुस्थल आता है, परंतु पहले हम नंदा देवी कवर करेंगे। याद रखिए इस स्थान पर आपको देखने को मिलेगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहां पर आपको इसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन याद रखनी चाहिए। पहली चीज तो याद रखिए कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये आता कहां पर है, तो ये बेसिकली आता है उत्तराखंड में। याद रखें ये आता है उत्तराखंड में। ये बेसिकली पश्चिमी हिमालय अर्थात वेस्टर्न हिमालय का भाग है। ये भी याद रखिएगा नंदा देवी नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व के लिए याद रखिएगा यहां पर एक नदी है जिसे कहा जाता है ऋषि गंगा। क्लियर, ऋषि गंगा। इस नदी का मुख्य रूप से प्रवाह होता है। इसी प्रकार से याद रखिए कि इस बायोस्फीयर रिजर्व में आपको कौन कौन सी प्रजातियां देखने को मिलती हैं। तो याद रखिएगा नंदा देवी वाले क्षेत्र में एक तो आपको सिंपल सा है हिम तेंदुआ, या मैं कहूं स्नो लेपर्ड। ये देखने को मिलेगा। और याद रखिए कि स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन लगातार गिर रही है और अभी भूटान में बढ़ी थी, इस कारण फिर ये न्यूज में आ जाएगा। याद रखिए स्नो लेपर्ड की जो पॉपुलेशन है या हिम तेंदुए की जो संख्या है ये लगातार गिरने के बहुत सारे कारण हैं। एक महत्वपूर्ण कारण है इसका शिकार होना। और याद रखिए कि तिब्बत में इस जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें इसकी बोन्स का, चाइना में इसकी मीट का, इसी प्रकार से इसके फर का उपयोग होता है मंगोलिया में। ये सारा कुछ डिटेल से मैंने डिस्कस करा है, इसी प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे हिम तेंदुए की घटती हुई जनसंख्या के कारणों के बारे में। तो याद रखिए कि एक आपको यहां जीव दिखेगा हिम तेंदुआ, इसके अलावा आपको यहां पर दिखेगा एशियाटिक या एशियाई ब्लैक या काला भालू, ब्लैक बेयर या काला भालू। अब यहां याद रखिए कि ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हिमालयन ब्राउन बेयर भी होता है, भूरा भालू भी होता है। ओके, और आप पाएंगे जो ब्राउन बेयर है ये और ऊपर अर्थात आप इसके ऊपर जो बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे वहां देखने को मिलता है। तो इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा माइंड में सेटल डाउन रखें कि एक हिम तेंदुए के लिए फेमस है, एक एशियाई ब्राउन बेयर के लिए फेमस है। इसके अलावा याद रखें कि यहां पर कुछ नेशनल पार्क भी हैं, जैसे आपको दिखाई देगा यहां पे नंदा देवी नेशनल पार्क, साथ ही यहां पे वैली ऑफ फ्लावर अर्थात फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। वैली ऑफ फ्लावर या फूलों की घाटी नेशनल पार्क। अब यहां याद रखिए कि नंदा देवी जो है एक चोटी भी है, और नंदा देवी चोटी जो है ये किसका भाग है। तो आई थिंक आप सभी ने मेरा जो वीडियो जिसमें हमने पहाड़ियों को मार्क करा था वहां मैंने समझाया था कि नंदा देवी एक चोटी भी है, और याद रखिए ये उत्तराखंड में आती है। और ये भी याद रखिएगा कि नंदा देवी के पास बंदरपूछ है, और इन दोनों ही जो क्षेत्र हैं यहां से नदियों का उद्गम होता है। यहां एक और बात जानने योग्य है, याद रखिएगा कि नंदा देवी में एक समय पर ऐसा कहा जाता है यहां पर हमारा एक न्यूक्लियर डिवाइस खो गया था। अब यहां याद रखिए कि आपको कॉन्स्पिरेसीज पर नहीं जाना है, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि नंदा देवी में एक न्यूक्लियर डिवाइस जिसको इंडिया जो है वो सेटल कर रहा था। अगर मैं आपसे ओपन वर्ड्स में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो ऑथेंटिक बहुत ज्यादा नहीं है अगर हम उसे शेयर करें, तो याद रखिए कि भारत एक समय पे एक न्यूक्लियर डिवाइस जो है वो सेटल करना चाहता था, जो कि एक रेडार की तरह वर्क करेगा इंडिया के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए। और इंडिया क्या ऑब्जर्व करना चाहता था, तो रफली आप कह सकते हैं कि चाइना की जो एक्टिविटीज चल रही हैं उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए और खासकर भारत के लिए कुछ डेटा कलेक्शन के लिए एक डिवाइस जो है सेटल होना था इस स्थान पर। एक समय पर एक तूफान आने से ये डिवाइस खो गया, और ये डिवाइस आज भी उस स्थान पर है, और ऐसा कहा जाता है कि उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं। अब इस पर क्या पहलू है सरकार का और क्या एक्चुअल डायमेंशंस है ये अभी हमें नहीं पता है। वैसे काफी इंफॉर्मेशन है नेट पर इसके बारे में,
परंतु चूंकि ऑथेंटिक नहीं है, गवर्नमेंट के साइड से इसे रेटिफाई नहीं करा गया, इसलिए हम इसे अवॉइड करेंगे। बट इस चीज को अपने माइंड में सेटल जरूर रखें, एक आईएएस एस्पिरेंट को आने वाले टॉपिक्स के बारे में अंदाजा हमेशा होना चाहिए। इसीलिए आपको याद रखना है कि नंदा देवी जो क्षेत्र है, इस स्थान पर आपको एक न्यूक्लियर डिवाइस से रिलेटेड कोई एक जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है वो है। कभी अगर ये जो है गवर्नमेंट इसे रेटिफाई करती है या फिर इसमें कोई करंट अफेयर आता है तो आप इसे इस स्थान पर ऐड कर पाएंगे। तो याद रखें नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन अभी सफिशिएंट है, मैं आगे इसे जो है वो कनेक्ट करने वाला हूं, इसलिए थोड़ा सा वेट करें। याद रखें इसी प्रकार से आपको जो है वो शीत मरुस्थल यानी कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व दिखाई देगा। ध्यान से देखिए, याद रखिए कोल्ड डेजर्ट या शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व ये आता है हिमाचल प्रदेश में। याद रखिए कि ये भी पश्चिमी हिमालय का ही भाग है। ये भी याद रखिएगा कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इस बायोस्फीयर रिजर्व की एक विशेषता है कि ये छायावृष्टि प्रदेश में यानी कि रेन शेडो जोन में आता है, अर्थात यहां पर वर्षा बहुत कम होती है। मैंने पहले भी कई वीडियोस में इस बारे में डिस्कस करा है कि जनरली जो स्टूडेंट है वो इस बात पर फोकस करता है कि मरुस्थल का मतलब होता है जहां पर तापमान एक्सट्रीम हो, चाहे वो शीत मरुस्थल हो तो बहुत ज्यादा ठंडा होगा, और अगर गर्म मरुस्थल है या उष्ण मरुस्थल है तो वहां तापमान बहुत ज्यादा होगा। याद रखिए तापमान एक फैक्टर है जो आप जल्दी रिलेट कर पाते हैं। बट वेयर नथिंग कैन ग्रो इज कॉल्ड डेजर्ट, जहां कुछ उग नहीं सकता उसे मरुस्थल कहते हैं। हो सकता है कि जो तापमान तथा दाब आपके क्षेत्र में हो, उसी तापमान तथा उसी दाब का कोई क्षेत्र अन्य स्थान पर हो और वो मरुस्थल है, आपका क्षेत्र नहीं है। तो इसका मुख्य कारण यह है कि उस स्थान पर कुछ उगता नहीं है, कोई वनस्पति नहीं होती, जहां कुछ ग्रो नहीं होता वो मरुस्थल होता है। क्लियर? तो यहां पर याद रखिए कि ये हमारे हिमाचल प्रदेश वाले पार्ट में आता है, खासकर ये एक छायावृष्टि प्रदेश है। याद रखिए कि इस स्थान पर आपको पिन वैली नेशनल पार्क, इसी प्रकार से एक और दिखेगा जिसे कहा जाता है किबर वन्य जीव अभयारण्य, और इसी प्रकार से याद रखिएगा यहां पर आपको चंद्रताल, ये एक लेक है, ये एक झील है, ये दिखाई देगी। और ये याद रखिएगा कि जो चंद्रताल है या मैं कहूं पिन वैली वाला क्षेत्र है, ये इंटरनेशनली काफी इंपॉर्टेंट है। इसे रेटिफाई करा गया है वर्ल्ड की अदर जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा। अभी यहां पर जानने योग्य बात है, चंद्रताल जो है ये आर्द्र भूमि क्षेत्र में आता है। अब आपको मुझे बताना है कि ये रामसर साइट है या नहीं है। रामसर क्या है? तो रामसर एक कन्वेंशन है जो वेटलैंड अर्थात आर्द्र भूमि क्षेत्रों के संरक्षण के लिए 1971 में चलाया गया था। भारत में इसकी 75 साइट्स हैं, और याद रखें कि लास्ट 2 सालों में ही ये 45 से बढ़कर 75 हुई हैं, तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चंद्रताल झील है, ये आती है इसी कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क के, माफ कीजिएगा, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। पिन वैली ये है। अब यहां पर याद रखिए कि ये जो क्षेत्र है ये लाहुल स्पीति क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब ये लाहुल स्पीति एरिया क्या है? तो याद रखिए काफी फेमस प्लेस है टूरिज्म के लिए भी और अपनी विशेष प्रकार की वनस्पति के लिए भी। अब यहां पर एक चीज आपके लिए जानने योग्य है कि ये जो क्षेत्र है यहां पर टूरिज्म काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन जो बफर जोन है और उसके अंदर जो कोर एरिया है वहां पर ये रिस्ट्रिक्टेड होगा। क्लियर? चलिए, तो यहां पर एक और इंफॉर्मेशन याद रखें इसके बारे में कि ये जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, इसे कोल्ड कहने का कारण क्या है? अब यहां पर एक तो पहली चीज है कि तापमान तो कम होता ही है, तापमान कम ये तो होगा ही, साथ में ये भी याद रखिए कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में जो वनस्पति है ये भी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि बहुत लग्जीरियस जो है वो वनस्पति का आवरण हो, वनस्पति कम है परंतु है जरूर। क्लियर? पहली चीज। दूसरी चीज ये याद रखिए कि यहां पर जो प्रजातियां पाई जाती हैं, एक तो आपको जो है वो हिम तेंदुआ दिखेगा ही, इसके अलावा यहां पर आपको भालू और कौन सा एशियाटिक ब्लैक बेयर, और यह भी याद रखिएगा हिमालयन ब्राउन बेयर, यह भी इस स्थान पर मिलता है। यानी कि ब्लैक अर्थात काला भालू तथा ब्राउन ये
दोनों दिखाई देते हैं। इस पे थोड़ा सा डिस्प्यूट है कि अभी करंट में कौन सा है। अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अपडेट करना रहेगा। अभी माइंड पे इतना रखें कि ब्लैक और ब्राउन आपको यहां पर देखने को मिलता है, मुख्यतः ब्राउन आपको आवश्यक रूप से दिखेगा। अब याद रखिए ब्राउन के बारे में एक इंफॉर्मेशन, जो हिमालयन ब्राउन बेयर है इसे ग्रिजली के साथ कंपेयर करा जाता है, और ये जो ग्रिजली है ये मुख्यतः आपको यूएसए में देखने को मिलेगा। और ये भी याद रखिए कि जो हिमालयन ब्राउन बेयर है इसे कंपेयर कर दिया जाता है कई बार येती के साथ। अब ये येती क्या होता है, तो एक टर्म अब मैं आपके सामने कॉइन करने वाला हूं, माइंड में इसे सेटल डाउन रखें कि एक प्रजाति होती है जिसे कहा जाता है क्रिप्टो स्पीशीज। अब आप मुझसे कहेंगे कि इसे हिंदी में बताएं, तो बच्चों क्रिप्टो करेंसी, क्या इसकी कोई हिंदी मीनिंग है? अगर है भी तो क्या वो ऑथेंटिक है? हो सकता है यूपीएससी इसे कभी किसी और नाम से बुला दे। तो एक वर्ड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको याद रखना चाहिए, क्रिप्टो प्रजाति। अब ये क्या होती है क्रिप्टो प्रजाति, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसी प्रजातियां जो वास्तविकता में है नहीं या फिर अभी मिली नहीं है, उन्हें कहा जाता है क्रिप्टो प्रजाति। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ड्रैगन, तो क्या वास्तविकता में ड्रैगन के कोई साक्ष्य हैं? तो हम किसी चीज को कनेक्ट कर सकते हैं ड्रैगन के साथ, कोई ऐसा जीव हो जिसे हम कनेक्ट कर लें कि ये ड्रैगन जैसा है, परंतु एग्जैक्टली हमें उसके फॉसिल्स अर्थात हमें उसके कोई जीवाश्म नहीं मिले हैं। क्लियर? तो अब यहां पर जानने योग्य होगा कि ये एक क्रिप्टो स्पीशी है। अब इसी प्रकार से येती के बारे में एक मिथ है। आपने कभी कभार न्यूज में सुना होगा कि XY जगह पर जो है वो येती देखने को मिला। येती क्या है? तो येती कुल मिला के महामानव की श्रेणी में आने वाला एक जीव है। ऐसा इमेजिनेशन है कि बड़े आकार का कोई जीव होगा जिसमें बहुत सारे जो है उसके फेस में और बॉडी हेयर्स होंगे, हैवी सा और काफी बड़े आकार का जीव होगा जो ह्यूमन की तरह दिखता होगा। बड़े बड़े उसके पैर हैं और ऐसा कहा जाता है कि इसके पैरों के निशान यहां वहां दिखाई देते रहते हैं। अब ये याद रखिए कि अगर आपने कहीं सुना कि येती दिखा है, तो इसका मतलब ये अवश्य हो सकता है कि उस व्यक्ति ने जो ये दावा कर रहा हो उसने येती नहीं हिमालयन ब्राउन बेयर देखा हो। अब यहां क्यों हिमालयन ब्राउन बेयर, तो एक बार आप गूगल करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हिमालयन ब्राउन बेयर जो है वो ठंडी जगहों पर देखने को मिलता है। अब ठंडे स्थानों पर जहां ये देखने को मिलेगा वहां पर आप पाएंगे कि ये सामान्यतः सीधे खड़े हो सकता है, और जब ये सीधे खड़े होता है तो याद रखिए कि हिमपात के कारण हिम जो है इसके बालों में फंस जाती है, लगभग सफेद सा दिखाई देने लगता है। और व्यक्तियों को जब कभी ठंड के मौसम में खासकर हिमपात के दौरान ये भालू सीधा खड़ा दिखाई देता है तो ऐसा भ्रम हो जाता है कि उन्होंने येती को देखा है। तो येती जो कि एक क्रिप्टो प्रजाति है, यानी कि अब तक मिली नहीं है, इसको हम जो है वो सुमेलित कर पाते हैं, इसे हम ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं हिमालयन ब्राउन बेयर के साथ। हिमालयन ब्राउन बेयर इंडिया के अंदर ग्रिजली का एक फॉर्म आप कह सकते हैं। क्लियर? अभी मेरा डायमेंशन ये नहीं है, इसलिए मैं आपको अभी डायरेक्शन से भटकाना नहीं चाहता, परंतु जैसा मैंने आपको पहले एक पिरामिड के स्ट्रक्चर में समझाया था, खासकर हिम तेंदुए वाले चैप्टर में, तो याद रखिए कि किसी भी क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता जाता है। आपको यहां पर ट्रॉपिकल एरिया मिलेगा अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इससे और ऊपर जाएंगे और तापमान कम होगा तो अल्पाइन, इसके बाद आपको टुंड्रा प्रदेश दिखाई देगा। तो इसी प्रकार से प्रजातियां भी चेंज होती जाती हैं। अगर मैं बिल्लियों के बारे में बात करूं तो याद रखिए आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में टाइगर देखने को अर्थात बाघ देखने को मिलेगा। इसके ऊपर जाएंगे तो आपको जो है वो मेघालय वाला अर्थात जो हमने मेघालय के चैप्टर में कंप्लीट करा था वो वाला तेंदुआ दिखेगा। आई थिंक आप सभी गैस कर पा रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ये है धूमिल तेंदुआ। क्लियर? इसे जो है वो क्लाउडेड लेपर्ड के नाम से जाना जाता है। इसके और ऊपर जाएंगे तो फिर आपको हिम तेंदुआ दिखाई देगा, और इसके और ऊपर जाएंगे तो फिर आपको बिग कैट्स की ज्यादा प्रजातियां देखने को नहीं मिलती हैं। क्लियर? तो इसी प्रकार से भालुओं में भी होता है। याद रखिए कि जो टुंड्रा एरिया में देखने को मिलते हैं भालू, उन्हें पोलार बेयर या ध्रुवीय भालू के नाम से जाना जाता है। उससे नीचे आएंगे तो नॉर्थ अमेरिका के केस में इसे ग्रिजली के नाम से जाना जाता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में इसे हिमालयन ब्राउन बेयर के नाम से जाना जाता है। और थोड़ा सा तापमान बढ़ेगा तो एशियाटिक ब्लैक बेयर देखने को मिलेंगे, और नीचे आएंगे तो स्लॉथ और मून बेयर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि स्लॉथ भालू आपको दिखाई देने को मिलेगा। अब याद रखें इनके चेस्ट के लिए अभी मेरे पास इमेजेस नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं चूंकि अगर मैं इस स्लाइड में इमेजेस ऐड करता तो हमारी दिशा थोड़ी अलग हो जाती। एक बार जाके इन सभी के नामों को सर्च करें और उनके दर्शन जरूर करें। एक बार आप जीव को देख लेंगे तो आपको जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग
आ जाएगी। तो मैंने क्या कहा, तो आपको सबसे पहले ध्रुवीय भालू से नीचे आएंगे तो ग्रिजली, भारत के केस में ये आपको ब्राउन बेयर दिखेगा। इसके अलावा एशियाटिक ब्लैक बेयर, और इसके नीचे आएंगे तो स्लॉथ बेयर यानी कि स्लॉथ भालू, तथा आपको मून बेयर। अब यहां मून का मतलब आप चंद्रमा नहीं निकालेंगे, उसका नाम है मून। क्लियर? तो ये आपको दिखाई देता है, इतना आपको पता होना चाहिए कोल्ड बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इसी प्रकार से चलते हुए अगर हम नीचे आए तो हम अगला देखें जिसे कहा जाता है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है। याद रखिए कि कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व के लिए पहली चीज तो ये कि 1965 के युद्ध के समय जो दुष्ट पाकिस्तान है उसने युद्ध के द्वारा जो है हमारा इस क्षेत्र का काफी बड़ा पार्ट कैप्चर कर लिया था, जिसे बाद में हमने समझौते के द्वारा जो है वापस से गेन कर लिया। कुछ छोटा मोटा पोर्शन जो है वो पाकिस्तान के पास रह गया था, आने वाले समय में हम जो है उसे भी ऑक्यूपाई कर लेंगे, परंतु इन अ नटशेल आप कह सकते हैं कि कच्छ वाला पार्ट। अब मैं यहां पर एक जियोपॉलिटिकल एंगल बस आपसे थोड़ा डिस्कस करूंगा, अदरवाइज हम जो है अपने सेक्शन से बाहर चले जाएंगे और पॉलिटिक्स में एंटर कर जाएंगे। याद रखिए कि कच्छ रण वाला जो भाग है, इस प्रकार से अगर मैं आपके सामने ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और यहां जानने योग्य बात है, याद रखिए कि कच्छ रण वाला ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र अभी के समय आपको मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ दिखाई देगा, परंतु आप पाएंगे कि ये जो क्षेत्र है ये वास्तविकता में एक द्वीपीय क्षेत्र है। आपको 3 मार्किंग यहां पर दिखेंगी, जहां पर तीनों मार्किंग का नाम द्वीप 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 के नाम से है। पश्चिम द्वीप, पूर्वम द्वीप, इस प्रकार से आपको एटलस में पेज नंबर 14 में शायद ये आपको दिखाई देगा। अब यहां याद रखिएगा कि यहां पर ये जो भाग है ये पहले द्वीप था। अब जब बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, यहां पर 2 जो है कंसेप्ट लगते हैं, एक को कहा जाता है लॉ ऑफ सी और दूसरे को कहा जाता है लॉ ऑफ कॉन्टिनेंट। यहां याद रखिए जब 2 देशों का निर्माण करा जाता है तो यदि वो देश जो है स्थलीय सीमा बनाते हैं तो लॉ ऑफ कॉन्टिनेंट अर्थात महाद्वीपों के सिद्धांत के आधार पर समझौता होता है, और यदि सागरीय सीमाएं बनानी है तो लॉ ऑफ सी के अनुसार जो है वो बंटवारा होता है। याद रखिएगा कि यह क्षेत्र एक द्वीपीय क्षेत्र की तरह अगर कंसीडर होता तो ये जूनागढ़ का पार्ट ना होकर सिंध का पार्ट होता और सिंध पाकिस्तान का पार्ट होता, यानी कि यह क्षेत्र पाकिस्तान का होता, परंतु ये कनेक्ट हो चुका था। इस कारण यह भाग जो है ये भारत के परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट हो गया। अब जब ये भाग जुड़ गया है भारत के साथ, तो यहां भारत का कहना है कि ये यहां पर कौन सा लॉ लगेगा, लॉ ऑफ कॉन्टिनेंट लगेगा, और लॉ ऑफ कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंगली ये जो भाग है ये जूनागढ़ का पार्ट है। अब जूनागढ़ चूंकि भारत का हिस्सा है तो ये भी भारत का हिस्सा होगा। अब यहां पर याद रखिए कि 1800, अगर आप ये समझें कि ये सारी कहानी तो काफी पुरानी है, तो मैं आपको अगर स्पष्ट करूं तो 1819 ईस्वी के आसपास एक भूकंप आया था। उस भूकंप से कच्छ का जो रण वाला एरिया है, अब ये कच्छ रण कैसे बना, क्या बना, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप याद रखिए कि कच्छ रण का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, याद रखिएगा इस कच्छ रण वाले क्षेत्र में जब भूकंप आया इस समय, तो यह क्षेत्र वास्तविकता में जलमग्न था। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं जिस समय सिकंदर अलेक्जेंडर का आगमन हुआ था, उस समय यह क्षेत्र जो है एक झील के समान था, एक खारे पानी की झील थी सिकंदर के आगमन के समय कच्छ रण वाला भाग। फिर समय के साथ धीरे धीरे करके ये इमर्ज होता गया। अब याद रखिए कि इस कच्छ रण वाले भाग में हुआ क्या है कि 1819 में जो भूकंप आया, इसका मध्यवर्ती भाग समय के साथ थोड़ा ऊपर उठ गया। अब ऊपर उठने से हुआ ये कि चूंकि ये पहले झील था, धीरे धीरे करके ऊपर उठा, तो ऊपर उठने पर फाइनली इसने अपनी पीक गेन कर ली 1819 में, और जब ये ऊपर उठा तो बीच वाला भाग जो है वो शुष्क हो गया और आसपास वाला जो क्षेत्र था ये दलदली हो गया। अब याद रखें ये आज भी दलदली ही है, और साल में मैं यहां पर मेंशन कर दूं, वर्ष में मार्च से अक्टूबर के बीच में ये जो स्थान है, इस स्थान पर आप इजीली एंटर नहीं कर पाएंगे। क्लियर? ये दलदली क्षेत्र के रूप में बदल जाता है। धीरे धीरे करके फिर ये क्षेत्र जो है वो सूखता है, और सूखने पर जो भाग सागर के जल के कारण दलदली हुआ था, वो भाग सूखने पर श्वेत कणों के रूप में बदल जाता है, जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए इसे नमकीन या मैं कहूं खारा मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। खारे मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। और यह भी याद रखिएगा
कि इस क्षेत्र की विशेषता है कि एक तो पहले ये एक जो है द्वीपीय भाग था बहुत स्टार्टिंग में, इसके बाद जब स्थलखंड से जुड़ा तो एक मार्शी एरिया था, दलदली क्षेत्र था, फिर भूकंप के कारण बीच वाला भाग उठ गया तो आसपास का एरिया जो है वो बीच वाला पार्ट जो है वो सूख गया, आसपास का दलदली ही रहा, लेकिन जब गर्मी आएगी तो सूख जाएगा और सूखने पर श्वेत रंग में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा इस क्षेत्र के बारे में आपको एक और इंफॉर्मेशन याद रखनी चाहिए, यहां पर आपको खराई ऊंट दिखाई देंगे, जिससे जो है खराई, जस्ट अ सेकेंड, इसे खराई कैमल के नाम से जाना जाता है। और ये जो कैमल्स हैं इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा है। ये ऊंट वास्तविकता में तैर सकते हैं और तैरने के लिए अनुकूलित हैं। यहां पर जानने योग्य बात है कि ये जो है वो सागर की घास भी खाते हैं, वहां की वनस्पतियां भी खाते हैं। एक बार में 3 से 4 किलोमीटर तक जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं और यहां पर छोटे छोटे जो द्वीप हैं वहां पर नमक का उत्पादन करा जाता है। ये नमक की बोरियों को एक द्वीप से दूसरे द्वीप ले जाने में इनका उपयोग होता है। अब एक और इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी चाहिए और आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस खराई कैमल का या खराई ऊंट का IUCN स्टेटस क्या है। भारत में 7 प्रकार के ऊंट मिलते हैं। जब हम डिटेल में भारत की प्रजातियों के बारे में डिस्कस करेंगे और यूपीएससी ने इससे बहुत प्रश्न पूछे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बार आप यूट्यूब पर जाकर इसे सर्च करें, आपको शायद ही प्रजातियों के बारे में हिंदी में इतना कंटेंट मिलेगा। और जबकि यूपीएससी बहुत प्रश्न पूछता है इससे, और यही जो गैप है इसे फुलफिल करना हमारा प्रयास है। अब यहां पर ध्यान देने योग्य है, याद रखिए कि कच्छ रण वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए एक और इंफॉर्मेशन है। याद रखिएगा, आपको यहां पर देखने को मिलेगा एक ये भाग और एक ये भाग, यानी कि कच्छ रण जो है वो 2 भागों में विभाजित है। एक भाग कहलाता है जिसे पश्चिमी या कई बार उत्तरी कच्छ रण कहते हैं, एक जो है ये पूर्वी या दक्षिणी कहलाता है। जो पश्चिमी वाला भाग है ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ और इसे जो है लिटिल या छोटा रन ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको अपने माइंड में सेटल डाउन रखनी है रन ऑफ कच्छ के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। यहां आप पाएंगे कंचनजंगा, जस्ट अ सेकेंड। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। ये जो है हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस को लाने के लिए। इसकी PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल अभिनव बोहरे ज्योग्राफी से डाउनलोड कर पाएंगे। क्लियर। अब यहां ध्यान से देखिए, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व ये आता कहां पर है? तो बेसिकली ये आता है सिक्किम में। याद रखिए, आता सिक्किम में है, सिक्किम स्टेट में आता है। दूसरी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इस बायोस्फीयर रिजर्व में कंचनजंगा एक चोटी है। क्लियर। कौन सी है ये चोटी और क्यों है हमारे लिए इंपॉर्टेंट? जस्ट अ सेकेंड, इसे हम यहां मेंशन कर लें। कंचनजंगा चोटी। अब याद रखिए, ये जो चोटी है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब यहां पर एक इंफॉर्मेशन है, याद रखिए, सिली मिस्टेक नहीं करनी है हमें पेपर में। अब आप लोग इसे नोट डाउन करें। याद रखिए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, ये नहीं, K2 है गॉडविन ऑस्टिन। ये आता कहां पर है? ये आता है POK में, जो हमारा ही भाग है। क्लियर। लेकिन ये चूंकि काराकोरम का भाग है, याद रखिए काराकोरम हिमालय का भाग नहीं है। क्लियर। अब चूंकि ये हिमालय का भाग नहीं है, ये वास्तविकता में ट्रांस हिमालय का भाग है, तो फिर दूसरा डायमेंशन बनता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में है वो कौन सी है। तो वो चोटी जो भारत में है हिमालय की और सबसे ऊंची है, उसे कहा जाता है कंचनजंगा, जो सिक्किम में आता है। तीसरा डायमेंशन है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है बेसिकली माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में आता है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाल। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, ट्रांस हिमालय, जो मेन हिमालय का भाग नहीं है। तीसरा है कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो कंचनजंगा है। अब याद रखिए, भारत में स्थित हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जैसा हमने अभी देखा, याद रखिए कि नंदा देवी जो है ये विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी तथा भारत की हिमालय में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो इस डायमेंशन को अपने माइंड में सेटल डाउन हमेशा रखिएगा। क्लियर। तो एक ये पार्ट हो गया। दूसरी चीज याद रखिए कि UNESCO
अर्थात यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये एक खुद में बायोस्फीयर रिजर्व भी है और भारत का एकमात्र मिक्स्ड हेरिटेज साइट भी है। मिक्स्ड हेरिटेज साइट का मतलब क्या है? मिक्स्ड हेरिटेज साइट का मतलब है जो सांस्कृतिक रूप से भी इंपॉर्टेंट हो, जो प्राकृतिक रूप से भी इंपॉर्टेंट हो, जिसका एक सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो, उसे मिक्स्ड बायोस्फीयर रिजर्व या फिर मिक्स्ड जो है वो संरक्षित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यूनेस्को ने इसे रेटिफाई करा है और भारत का मिक्स्ड हेरिटेज साइट ये एकमात्र कंचनजंगा है। क्लियर है? इसके अलावा याद रखिएगा इसके बारे में कि कंचनजंगा जो है आपको दिखाई देगा कि ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहां अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो ध्यान से देखिएगा कि इस प्रकार से आपको कंचनजंगा दिखाई देगा और इसके उत्तर तथा दक्षिण का जो क्षेत्र है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान से देखिए, ये अगर कंचनजंगा सिक्किम वाला पार्ट है तो इसके ऊपर याद रखिए एक बायोस्फीयर रिजर्व और भी है जो कि तिब्बत में आता है, अर्थात तिब्बत वाले क्षेत्र में। इसी प्रकार से एक और बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखिएगा, जो इस प्रकार से उपस्थित है। और अब ध्यान से देखिए, याद रखिए कि ये हमारे सिक्किम वाले पार्ट में है। इसी प्रकार की जो स्थितियां हैं वो तिब्बत में भी हैं और तिब्बत में इसे जो है वो चाइना कंट्रोल करता है। पहले यहां जो बायोस्फीयर रिजर्व था या मैं कहूं यहां जो संरक्षित क्षेत्र था वो जो है वो ऑटोनोमसली यानी कि स्वयं वहां के स्थानीय लोगों द्वारा कंट्रोल होता था। बाद में चाइना ने जो है इसे डायरेक्टली अपने कंट्रोल में रखा है, खासकर इसलिए कि चाइना के अकॉर्डिंगली उसकी सुरक्षा का मामला है। क्या है ये? तो इसे कहा जाता है कोमोलंगमा राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र। ये आता है तिब्बत में और कंट्रोल करता है इसे चीन। याद रखें, पहले ये जो है ये ऑटोनोमसली यानी कि स्वयं में स्थानीय लोगों द्वारा कंट्रोल होता था, बाद में इसे चाइना ने कंट्रोल करना स्टार्ट करा। और यहां पर एक इंफॉर्मेशन याद रखेगा, कोमोलंगमा ये जो शब्द है ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अर्थात माउंट एवरेस्ट का तिब्बतियन भाषा में जो है इसे इस प्रकार से बुलाया जाता है। यानी कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बतियन लैंग्वेज में जो है कोमोलंगमा कहा जाता है, कोमोलंगमा कहा जाता है। इसी प्रकार से याद रखिएगा नेपाल में जो संरक्षित क्षेत्र है इसे कहा जाता है कंचनजंगा ही, कंचनजंगा संरक्षित क्षेत्र। और यह भी याद रखिएगा कि अगर कंचनजंगा संरक्षित क्षेत्र के बारे में यूपीएससी ने प्रश्न करा और उसने ये कहा कि सिक्किम ऑप्शन में नहीं है तो आप याद रखिए फिर कंचनजंगा नाम से जो है आपको नेपाल में भी एक संरक्षित क्षेत्र दिखाई देता है। क्लियर? तो ये सारे डायमेंशन है, ये है एक्चुअल यूपीएससी की मार्किंग, जहां आप आसपास की सारी चीजों को जो है अपने मार्किंग में मेंशन करते हो, उसके जियोपॉलिटिकल एंगल्स को याद रखते हो। यहां पर आपको एक पठार दिखाई देगा जिसे डोकलाम कहते हैं। याद रखिए चाइना ने डोकलाम के पठार तक, अगर मैं इस प्रकार से एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करूं तो याद रखिए कि आपको जस्ट अ सेकेंड इस प्रकार से दिखाई देगा कि यह है हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन और आप पाएंगे कि इस स्थान पर ये जो है सिक्किम वाला भाग है, ये जो क्षेत्र है आप पाएंगे ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या सिलीगुड़ी कॉरिडोर को जो है कई बार भारत का चिकन नेक भी कहा जाता है। और इस स्थान पर चाइना की है बुरी नजर। आप पाएंगे ऊपर है यहां पर डोकलाम का पठार और याद रखिए डोकलाम के पठार तक इस प्रकार से चाइना ने जो है वो एक रोड कंस्ट्रक्ट करी थी, रोड बनाई थी और ये रोड जो है वो ऊपर से जाने वाले सिल्क रूट इसका एक एक्सटेंशन थी, इसका एक विस्तार थी और इस रोड के द्वारा चाइना ने डोकलाम तक अपनी जो है पहुंच बना ली थी। अब इससे भारत को क्या समस्या है? डोकलाम वास्तविकता में किसका पार्ट है? भूटान का पार्ट है। अब रोड बना भूटान तक, जोर से चिल्लाया इंडिया। रीजन क्या है? रीजन याद रखिएगा, डोकलाम प्लेट्यू तक अगर पहुंच जाएगा चाइना तो होगा ये कि डोकलाम के पठार के आगे, डोकलाम के पठार के सामने जो है एक वैली, एक घाटी ओपन होती है जिसे कहा जाता है चुंबी वैली। अब याद रखिए चुंबी वैली जो है यहां ओपन होती है डोकलाम में और इसका दूसरा सिरा जो है वो बाईपास कराते हुए ले आता है इंडिया। और इंडिया में आने के बाद आप सीधे एंटर कर जाओगे कहां पे? आप सीधे एंटर कर जाओगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। और याद रखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर कह लें
नेशनल हाईवे नंबर 37A, मैं अभी अपडेटेड नहीं हूं कौन सा नेशनल हाईवे है, हो सकता है नाम चेंज हो गया हो, परंतु याद रखिए कि इस क्षेत्र में अगर वो प्रवेश करता है तो इजीली एक टैंक आड़ा करके खड़ा करेगा और डिक्लेयर कर देगा कि हमारा जो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है वो हमारे मेनलैंड एरिया से अलग हो चुका है। अब इस समस्या के समाधान के लिए जरूरी है कि डोकलाम के पठार पर भारत चाइना की एंट्री को रोके। अब ये याद रखिए कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि दो सेनाएं जो है वो इतने लंबे समय तक एक दूसरे को फेस ऑफ दे रही थी, अर्थात आमने सामने खड़ी थी, उनमें युद्ध नहीं हुआ, वो डिसएंगेज हुए और चाइना ने यहां रोड बनाना बंद करा। ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक विन थी भारत के लिए और इसके लिए हम अप्रिशिएट कर सकते हैं एस जयशंकर को। उस समय भारत को जो है एस जयशंकर लीड कर रहे थे और आपको दिखाई देगा कि भारत के स्ट्रॉन्ग जो स्टैंड्स है, और याद रखिए एज अ फॉरेन मिनिस्टर डील नहीं कर रहे थे उस समय, जो है वो कोऑर्डिनेशन में उनका रोल था। उस समय डोकलाम के डिस्प्यूट के समय एस जयशंकर जो है वो हमारे विदेश मंत्री नहीं थे, बट हिडन फॉर्म में जो है ये वर्क कर रहे थे। उस समय जो है ये अपना इंटेंशंस को क्लियर कर रहे थे चाइना के समक्ष। क्लियर। अब यहां पर याद रखिए कि आप पाएंगे ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, तो इसे थोड़ा सा याद रखिए कि डोकलाम प्लेट्यू या डोकलाम का पठार वास्तविकता में भूटान का भाग है। भारत की अच्छी फ्रेंडशिप है भूटान के साथ, इस कारण भूटान का रिप्रेजेंटेशन भारत ने करा था यूएन में। यहां पर चुंबी वैली है, चुंबी वैली का एक सिरा जो है वो डोकलाम में ओपन होता है, दूसरा जो है हमारे चिकन नेक में ओपन होता है। अगर इस स्थान तक रोड होगी तो भारत के लिए समस्या होगी। क्लियर। तो ये इसका छोटा सा जियोपॉलिटिकल एंगल है, ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं। इसी प्रकार से आपको अब दिखाई देगा दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। याद रखिए दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व ये आता है अरुणाचल प्रदेश में। ये याद रखिएगा कि जो दिबांग है ये एक नदी है जो सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, और ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। क्लियर। तो एक नदी है इस प्रकार से जो आगे ब्रह्मपुत्र कहलाती है, इसके पहले इसे दिहांग कहा जाता है। इसकी एक सहायक नदी है जिसे दिबांग कहा जाता है, और यहां पर जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहलाता है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर। अब कुछ एक बात इसके लिए हमेशा याद रखिएगा दिहांग दिबांग के लिए कि यहां पर वनस्पतियों का बहुत तेजी से चेंजेस आपको दिखाई देंगे। याद रखिए आप पाएंगे कि इस क्षेत्र में जो वनस्पति है ये उष्णकटिबंधी से याद रखिएगा ये चलते हुए शीतोष्ण के बाद टुंड्रा के बाद आपको घास के मैदान तक चेंज होती हुई दिखाई देगी। इसका कारण क्या है तो किसी एक क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इतनी तेजी से वनस्पतियों का सक्सेशन अर्थात चेंजेस इस स्थान में क्यों हैं। आपको कुछ किलोमीटर ट्रैवल करने पर ही यह महसूस होगा कि जो वनस्पतियों का प्रकार है और साथ में जो वातावरण है ये बहुत तेजी से बदल रहा है। कारण क्या है तो हम किसी एक क्लास में डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा यहां पर कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं। अब याद रखिए कि इस स्थान पर एक तो आपको दिखाई देगा ताकिन। क्या होता है ताकिन? तो अगर आप गूगल करें तो आपको हिरण तथा भेड़ इसका मिक्सचर जैसा दिखाई देगा। फाइन, मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ताकिन को गूगल करा तो आप कभी बता ही नहीं पाएंगे इसकी पिक्चर देख के कि वास्तविकता में ऐसा कोई जीव होता भी है। काफी जो है वो अजीब सा दिखाई देने वाला जीव है, पर अजीब नहीं है, प्रकृति के द्वारा निर्मित है, बहुत ही सहज और बहुत ही सामान्य दिखाई देता है, परंतु आपने सामान्य तौर पर नहीं देखा होगा इसलिए आपके लिए थोड़ा अलग हो सकता है। यह भी याद रखिएगा कि जो ताकिन है यह भूटान का राष्ट्रीय पशु भी है। क्लियर? तो भूटान का राष्ट्रीय पशु है, भारत के जो दिहांग दिबांग नेशनल पार्क है यहां देखने को मिलता है। इसी प्रकार से याद रखिए कि अगर मैं इस स्थान को थोड़ा क्लीन करूं तो यहां पर आपको याद रखिएगा एक और जीव देखने को मिलता है जिसे कहा जाता है रेड या लाल घोरल। अब आप लोग जो है इसे गूगल करेंगे और मुझे बताएंगे कि ये कौन सा जीव है। वास्तविकता में ये हिरण की एक प्रजाति है या कौन सा है, ये आप थोड़ा सा सर्च करके मुझे बताएं।
अब याद रखिए यहां पर कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे जिसे कहा जाता है मोलिंग नेशनल पार्क या माउलिंग नेशनल पार्क, इसी प्रकार से दिबांग नेशनल पार्क, माफ कीजिएगा दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन जीव अभ्यारण्य, ये आपको इस स्थान पर देखने को मिलते हैं। याद रखिए कि ये जो है ये पूर्वी हिमालय में आता है, और ये भी याद रखिएगा कि पूर्वी हिमालय के अलावा ये मिशिमी की पहाड़ियों में देखने को मिलता है। अब ये मिशिमी की पहाड़ियां क्या है, तो याद रखिए कि मैंने आपको डिटेल में जो है मार्किंग कराई थी, वहां मैंने बताया था कि डाफला, मिरी, अबोरो, मिशिमी, ये जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियों का क्रम है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिलता है। क्लियर। अब यहां पर एक इंफॉर्मेशन और आप याद कर सकते हैं, एक जीव है जिसे कहा जाता है वाइल्ड डॉग, जिसे कहा जाता है कई बार ढोल। क्लियर। अब याद रखिए जो ढोल है ये पहले के समय यहां पर मिलता था, आज हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये कंचनजंगा में जो सिक्किम वाला भाग है वहां पर आज भी उपस्थित है। ये भारत का जो है वो आप कह सकते हैं जंगली कुत्तों की प्रजातियों का एक प्रमुख रूप है, और ये भी याद रखिएगा कि इनकी संख्या भी तेजी से कम हो रही है। ये पहले यहां पर थे, आज के समय आपको जो है वो सिक्किम वाले भाग में ही सीमित दिखाई देंगे। चलिए, तो अब यहां ध्यान से देखिए, याद रखिए कि जो नेक्स्ट है ये आता है मेघालय में, जिसे कहा जाता है नोकरेक नेशनल पार्क। नोकरेक, माफ कीजिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व। याद रखें कि ये आता है मेघालय में। यह भी याद रखिएगा कि मुख्यतः यह गारो हिल्स के आसपास देखने को मिलता है। यहां पर जानने योग्य बात है कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इस बायोस्फीयर रिजर्व के बीच से एक नदी निकलती है जिसे कहा जाता है सोमेश्वरी। और याद रखिए सोमेश्वरी जो है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और यह भी याद रखिए कि बांग्लादेश में जाकर ये दो भागों में विभाजित होती है। एक को कहा जाता है सोमेश्वरी ही तथा दूसरे को कहा जाता है शनेश्वरी। और ये याद रखिए कि जो सोमेश्वरी है ये एक दूसरी नदी की सहायक नदी है। अब वहां आपको बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंदर से कौन कौन सी नदियों का प्रवाह होता है, इनका डायरेक्शन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी इस माइन्यूट क्लियरिटी से प्रश्न करती है। तो एक ये नोकरेक मेघालय में है, गारो हिल्स में आता है, बेसिकली पश्चिमी गारो में आता है, और यहीं से जो है उद्गम लेती है सोमेश्वरी नदी। अब यहां पर कौन कौन से जीव मिलते हैं, तो याद रखिएगा, एक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर एशियाई या एशियाटिक एलिफेंट अर्थात हाथी देखने को मिलते हैं। और ये याद रखिए कि हाथियों के संरक्षण के लिए यहां पर स्पेशल प्रोजेक्ट भी रन होने वाला है। अगर मैं आपको बताऊं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज करा है कि यहां से एलिफेंट कॉरिडोर जाएगा, तो आने वाले समय में ये न्यूज में रहेगा, इसलिए आपको इसे याद रखना चाहिए। इसके अलावा यहां पर आपको एक अजीब सा जीव देखने को मिलेगा जिसे चीनी पैंगोलिन के नाम से जाना जाता है। आई थिंक आपने इस जीव को कभी ना कभी जो है वो मूवीज में या कार्टून्स में देखा होगा। ये पैंगोलिन क्या होते हैं, जो अपने शरीर को पूरा गोल कर लेते हैं और गोल करने पर ये अपने आप को पूरा ढक लेते हैं। ये चीनी पैंगोलिन जो है ये आपको देखने को मिलता है गारो नेशनल पार्क में, या आप कहें गारो बायोस्फीयर रिजर्व में। क्लियर है। अब इसके अलावा जो अदर जीव हैं, जैसे यहां पर आपको टाइगर्स भी देखने को मिलते हैं, अदर जीव भी देखने को मिलते हैं। ये कॉमन है, इसीलिए प्रश्न में शायद देखने को ना मिले, कुछ अलग होगा ये हम जरूर कवर करेंगे। इसी प्रकार से यहां पर एक पर्वत है, याद रखिए इसे कहा जाता है तुरा पर्वत। ये पर्वत क्यों इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए कि ये पर्वत जो है इस क्षेत्र की लोकल एक विशेषता है। यहां पर बहुत सारी वनस्पतियां देखने को मिलती हैं, यहां पर बहुत सारे जीव देखने को मिलते हैं जो केवल और केवल इसी स्थान के हैं। आपको इतना याद रखना है कि जो तुरा पर्वत है इसके आसपास का क्षेत्र जो है वो मार्क करा जाता है एज अ नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर है। चलिए अब हम अगला देखते हैं। याद रखिए अगला है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व या मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। याद रखिएगा कि मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये भारत का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। दूसरी इंफॉर्मेशन याद रखिए कि यह भारत का एकमात्र सागरीय बायोस्फीयर रिजर्व है। और यह भी याद रखिएगा कि यह जो क्षेत्र है इसकी मैपिंग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस प्रकार से अगर मैं आपके सामने ड्रॉ करूं तो याद रखिएगा कि कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि एक विस्तार आता है। क्लियर? इसके नीचे यहां आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। याद रखें कि ये जो आसपास का क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाता है बेसिकली क्या? मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। और याद रखिए, क्लियर? और याद रखिए यहां ऊपर वाला जो भाग है इसे कहा जाता है पाक की खाड़ी। यहां पर जो क्षेत्र है यह वास्तविकता में मन्नार की खाड़ी वाला भाग है। क्लियर? अब याद रखिए कि ये जो यहां पर आपको जल संधि दिखेगी इसे पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। और इसी क्षेत्र में आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा एडम्स ब्रिज, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब याद रखिएगा कि इस क्षेत्र की मैपिंग में आपको कुछ चीजें और पता होनी चाहिए। जैसे इस क्षेत्र में आपको इस प्रकार से प्रवाहित होती हुई दो नदियां दिखाई देंगी। क्लियर है? एक नदी जो है वो भारत के साइड से आती है, याद रखिएगा इसे कहा जाता है ताम्रपर्णी नदी। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहां पर आपको वेंगई नदी भी दिखाई देगी। क्लियर? और इसी प्रकार से यहां से श्रीलंका वाले भाग से भी एक नदी जो है यहां जल विसर्जित करती है। याद रखिए यहां से जो नदी जाती है इसे कहा जाता है मालवाथू नदी। क्लियर? यह है श्रीलंका की। क्लियर? तो श्रीलंका की ये नदी है और ऊपर से जो है ताम्रपर्णी हमारी नदी आएगी। और याद रखिए कि जो राम सेतु है, ये राम सेतु वाला भाग स्टार्ट कहां से होता है, तो आप पाएंगे कि ये जो क्षेत्र है इसे बेसिकली क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है धनुषकोडी। और नीचे वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है तल्लाई मन्नार। याद रखिए धनुषकोडी तथा तल्लाई मन्नार के बीच में राम सेतु स्थित है। और यह भी याद रखिएगा कि आसपास के क्षेत्र में आपको मोनोजाइट सैंड दिखाई देती है। मैंने डिटेल में बताया है कि क्या संबंध है इस राम सेतु का होमी जहांगीर भाभा तथा मोनोजाइट सैंड और भारत के परमाणु कार्यक्रम से। क्लियर? आप चाहें तो उस डिटेल वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं, आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगी। अब इसके अलावा आपको इस क्षेत्र के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन याद रखनी होगी, तो याद रखिए कि आपको इस स्थान पर आप पाएंगे कि एक जीव दिखाई देगा जिसे कहा जाता है डुगोंग, DUGONG। याद रखिए इसे कहा जाता है सागरीय गाय या समुद्री गाय, यानी कि सी काउ। याद रखिए कि ये जो है वो वनस्पति, जो सागरीय वनस्पति है उसे खाता है। इसके अलावा आपको ये याद रखना होगा कि ये जो क्षेत्र है यहां पर आपको टर्टल अर्थात कछुए दिखाई देते हैं। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ऑलिव रेडले टर्टल, ऑलिव रेडले कछुआ ये दिखाई देता है। याद रखिए कि विश्व के सबसे छोटे कछुओं में से एक है जो आर्कटिक वाले पार्ट से भारत में आते हैं। इसी प्रकार से आपको यहां पर जो है वो थोड़ा बहुत मैंग्रोव का भी विस्तार मिलता है। और ये याद रखिएगा ये बहुत रेयरेस्ट कंडीशन होगी जहां पर कोरल अर्थात प्रवाल तथा मैंग्रोव दोनों साथ में दिखाई दे। अभी आने इसी में वीडियो में आगे कंटिन्यूएशन में आपको मैंग्रोव के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं सुंदरबन वाले पार्ट में। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्यों नहीं सीधे हम पहुंच जाएं सुंदरबन वाले पार्ट में ताकि आप इसे कनेक्ट कर पाएं। तो याद रखिए अगला जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसे कहा जाता है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। याद रखिए सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आता है वेस्ट बंगाल में। दूसरी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि यह क्षेत्र जो है वो अपने मैंग्रोव के लिए, मैंग्रोव वनों के लिए काफी प्रसिद्ध है। मैंग्रोव क्या होते हैं, तो याद रखिएगा कि ये खारे पानी की वनस्पति है। वैसे सही देखें तो ये
खारे पानी की नहीं, ये वास्तविकता में खारे तथा ताजे पानी का जहां मिक्सचर होता है वहां देखने को मिलती है। ये एक ऐसी वनस्पति है जो कि आर्द्र भूमि क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और यहां याद रखिएगा कि आर्द्र भूमि क्षेत्र में ये ग्रो कर पाती है, उग पाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये सड़ती नहीं है दलदली क्षेत्र में। और ये दलदली क्षेत्र में क्यों नहीं सड़ती, तो इसका कारण हमेशा याद रखिएगा, आपको इस प्रकार से दिखाई देगा कि यहां पर वनस्पति है और यहां पर दलदली क्षेत्र है इस प्रकार से। और जो वनस्पति है, ये वनस्पति अपनी जड़ों के माध्यम से इस प्रकार से अपने तनों को जो है वो दलदली क्षेत्र से ऊपर उठा लेती है। क्लियर? और फिर तना जो है वो ऊपर ग्रो होता है। देखने में काफी जो है वो आपको अजीब लग सकता है, लेकिन पेड़ जो है वो इस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, अपने आप को बचाता है सड़ने से। और ये याद रखिएगा कि ये जो जड़ें दिखाई देती हैं, यूपीएससी ने सेवरल टाइम रूट्स से प्रश्न करा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने रूट्स के बारे में बहुत डिटेल में कभी नहीं पढ़ा होगा। कौन सी होती है? बटरिस अर्थात एक्सटेंडेड अर्थात तने से निकलने वाला रूट सिस्टम, जड़ों का प्रकार। ये आया हुआ है, आप जाकर देखेंगे प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र में। तो याद रखिए, ये जो जड़ें हैं इन्हें कहा जाता है ब्रीदिंग रूट सिस्टम। ब्रीदिंग रूट सिस्टम। और याद रखिए, ये जो ब्रीदिंग रूट सिस्टम है अर्थात सांस लेने वाली जड़ें हैं, ये क्यों विकसित हुई हैं? तो ये याद रखिए कि जो मैंग्रोव हैं ये कम ऑक्सीजन वाले, जिस स्थान पर ऑक्सीजन की उपलब्धता जल के अंदर बहुत कम होती है, उस स्थान पर ये ग्रो होते हैं। तो अपनी जो ऑक्सीजन की डिमांड है ये कहां से पूरा करते हैं? तो याद रखिए, यही बाहर निकली हुई जड़ें जो हैं इनकी ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करती हैं। इसी के साथ आपको ये इंफॉर्मेशन भी याद रखनी चाहिए कि सुंदरबन नाम कहां से आया है। तो मैंग्रोव की एक प्रजाति है जिसे कहा जाता है सुंदरी। ये सुंदरी प्रजाति के नाम पर इसका नाम जो है सुंदरबन पड़ा है। याद रखिए कि विश्व में सबसे ज्यादा मैंग्रोव का विस्तार आपको एशिया में देखने को मिलता है। मतलब सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहां है? तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव आपको एशिया में देखने को मिलते हैं। विश्व के कुल मैंग्रोव का लगभग 6.8% आपको दक्षिण एशिया में देखने को मिलता है। और यह भी याद रखिएगा कि इसका लगभग 45% अकेले भारत में देखने को मिलता है। याद रखिए कि भारत में ये जो क्षेत्र है सुंदरबन वाला, ये हमारा सबसे बड़ा मैंग्रोव का क्षेत्र है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र आपको दिखाई देगा भीतरकनिका में, ये आता है उड़ीसा में। और याद रखिए, मैंने डिटेल में इसकी मैपिंग कराई है भीतरकनिका नेशनल पार्क की, कि एक उड़ीसा में आता है, भीतरकनिका में घेर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भीतरकनिका में बैतरणी ब्राह्मणी महानदी अपना डेल्टा बनाती है, केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र काफी ज्यादा प्रसिद्ध है अपने घड़ियालों के लिए, अपने क्रोकोडाइल के लिए और अपने मगर के लिए। विश्व का सबसे बड़ा यानी कि अर्थ का लार्जेस्ट लिविंग प्रीडिएटर, सबसे बड़ा मांसाहारी शिकारी जीव जो है वो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अर्थात खारे पानी का महामगरमच्छ है। खारे पानी का महामगरमच्छ है। और याद रखिएगा, ये जो महामगरमच्छ है ये मैन ईटर भी हो जाते हैं। क्लियर? तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने जो हमारा तटीय क्षेत्र की मार्किंग है उसमें डिस्कस करी है। आप चाहें तो आप वहां जाकर इसे डिटेल में देख सकते हैं। इसके अलावा आपको सुंदरबन के बारे में ये इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा रॉयल बंगाल टाइगर। और ये याद रखिए कि ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है, ये रॉयल बंगाल टाइगर कई बार नरभक्षी होने के लिए बदनाम है। ऐसा नहीं है कि डेलिबरेटली ऐसा कोई कृत्य करा जाता है, बट हमारे ही इंटरवेंशन के कारण ये ऐसे जीव जो है वो कई बार नरभक्षी हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इसी प्रकार से अगर हम अगला देखें तो अगला अगर हम पार्क करें जैसे ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो ग्रेट निकोबार द्वीप में ही आता है। क्लियर? और ये भी याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वास्तविकता में कोई द्वीप समूह है ही नहीं, ये हिमालय का ही विस्तार है। इस प्रकार से आप देखेंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है इसके बारे में कि ये है अगर हिमालय, तो हिमालय का एक विस्तार पूर्वांचल
हिल्स के नाम से जाना जाता है। इसी का एक विस्तार जो है वो म्यांमार जाता है। याद रखिए म्यांमार में जो है इसे अराकान योमा इस नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार से आगे जो विस्तार है याद रखिए इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ऊपर वाला भाग जो है ये कहलाता है अंडमान तथा नीचे वाला भाग जो है वो कहलाता है निकोबार। और ये भी याद रखिएगा कि नीचे जो है वो इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया का यहां पर जो है वो सुमात्रा द्वीप है और ये सुमात्रा द्वीप जो है वो अलग होता है ग्रैंड चैनल से। क्लियर। अब यहां पर एक निकोबार द्वीप है जिसे कहा जाता है ग्रेट निकोबार, जहां पर यह स्थित है जिसे कहा जाता है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। यहां पर याद रखिएगा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 2 नेशनल पार्क से मिलकर बना है। कौन से हैं वो 2 नेशनल पार्क? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, थोड़ा सर्च करें तो आपको देखने को मिलेगा कि 2 नेशनल पार्क को मिलाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। मैं इजीली आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा, परंतु मेरा यह कहना है कि आप थोड़ा प्रयास करें, स्वयं भी R&D करें। क्लियर। तो ये 2 नेशनल पार्क से मिलकर बना है। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये कौन से 2 नेशनल पार्क है। क्लियर। इसके अलावा यहां कौन कौन से जीव देखने को मिलते हैं? तो यहां पर आपको पक्षियों की भी प्रजाति देखने को मिलती है, यहां पर आपको सरीसृपों की भी बहुत सारी प्रजाति देखने को मिलती हैं। कोई स्पेसिफिक अभी आपके लिए जानना आवश्यक नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इसी प्रकार से याद रखिए कि आपको देखने को मिलेगा एक पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व व एक देखने को मिलेगा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहां ये इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में सेटल रखिएगा कि पचमढ़ी और पन्ना ये दोनों ही आता है मध्य प्रदेश में। क्लियर। लेकिन यहां जानने योग्य इंफॉर्मेशन है कि जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, यहां मैं अगर अलग से इसे दिखाऊं तो जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखिए कि ये पूरा का पूरा आता है किसमें? सतपुड़ा में। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बता रखा है कि सतपुड़ा जो है वो ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। मैंने माउंटेन वाली सीरीज में से डिस्कस करा था। साथ ही आपको दिखाई देगा कि सतपुड़ा जो है इस प्रकार से 3 भागों में विभाजित है, जिसे राजपीपला, महादेव तथा मैकल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अब याद रखिए कि ये जो क्षेत्र है इस प्रकार से आपको यहां दिखेगा राजपीपला, यहां पर दिखाई देगा महादेव, यहां पर दिखाई देगा मैकल। याद रखिए कि जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ये बिल्कुल बीच वाले भाग में आता है और यहां पर आपको मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी दिखाई देगी जिसे धूपगढ़ के नाम से जाना जाता है। क्लियर। याद रखिए कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहां पर आपको सागौन के वनों का अर्थात टीकवुड का विस्तार देखने को मिलता है। अब ये याद रखिए कि ये जो टीकवुड या सागौन है ये आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत महंगी होती है और ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसका उदाहरण है। अब याद रखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अर्थात ऐसे वन जो एक मौसम विशेष में अपनी पत्तियों का त्याग कर देते हैं। यहां पर जानने योग्य इंफॉर्मेशन होगी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में जब वृक्ष जो है अपनी पत्तियों को त्याग देंगे तो इससे होगा क्या कि आसपास पत्तियों का ढेर लगेगा, जिसे समाप्त करने के लिए, जिसे डाइजेस्ट करने के लिए कीट पतंगे आएंगे और ये कीट पतंगे पानी की कमी के कारण पेड़ को जो है वो समाप्त कर देंगे। दीमक लग जाएगी पेड़ों में। दीमक से बचने के लिए जो सागौन का पेड़ है इसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि एक तेल का निर्माण करता है और इस तेल के द्वारा जो है वो कीट पतंगों को अपने से दूर रखता है और इसी डिफेंस मैकेनिज्म के कारण इसमें ऑयल है और इसी ऑयल के लिए मानव जो है इसे कट करता है। इसी प्रकार से घास खाने वाले जीवों से बचने के लिए चाय का पौधा अपने अंदर जो है वो टैनिन बनाता है जिससे पत्तियां कड़वी हो जाएं और उसी के लिए हम जो है उसे तोड़ा करते हैं। इसी प्रकार से कॉफी के उत्पादन के लिए जो है वो कैफीन, अपना पौधा जो है वो कैफीन का निर्माण करता है और ये कैफीन के कारण ही हम उसे जो है वो खाया करते हैं। इसी प्रकार से क्विनाइन, ये मैंने प्रीवियसली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करा है। क्लियर। तो याद रखें कि सागौन के वनों का विस्तार है और यह भी याद रखिएगा कि विश्व के सबसे उच्च क्वालिटी के सागौन के वन हैं। इसी प्रकार से यहां एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखेगी। ये इसका पार्ट एग्जैक्टली नहीं है,
परंतु ये पास में स्थित है, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिए कि यहां पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसे बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। और ये याद रखिएगा कि विश्व के सबसे पुराने सागौन के वन आपको बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दिखाई देंगे। और ये भी याद रखिए कि जो पचमढ़ी वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको जो है वो स्लॉथ, भालू, ये काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। और याद रखिए कि शेर जनरली शिकार तब करता है या अटैक तब करता है जब वो भूखा हो या डरा हुआ हो, परंतु जो बेयर्स होते हैं काफी ज्यादा एग्रेसिव जीव होते हैं। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो यूपीएससी के सिलेबस में पार्ट में मेंशन्ड भी है, ये जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहां पर जो है स्लॉथ बेयर उपस्थित है। क्लियर। इसी प्रकार से जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखिएगा कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के लिए आपको इतना याद रखना होगा कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये क्षेत्र जो है अपने पर्णपाती वनों के लिए काफी प्रसिद्ध है। बहुत ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये एक इंफॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व का संबंध केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से है, अर्थात केन और बेतवा नदी का आपस में कनेक्शन कराया जा रहा है। मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में बताया था कि भारत का एक सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जहां भारत जो है वो केन और बेतवा को जोड़ रहा है रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत। अब नदी जोड़ो परियोजना में जब केन और बेतवा को जोड़ा जाएगा तो केन बेतवा को लिंक करने वाली जो कैनाल है, जो नहर है, वो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व से प्रवाहित होगी, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व से गुजरेगी। जब इसे बनाया जाएगा तब फिर प्रश्न उठेगा कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की जैव विविधता जरूरी है या फिर ये कैनाल बनाना जरूरी है। अब ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, आपको एज अ एस्पिरेंट इतना पता होना चाहिए कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के बीच से जो है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की जो नहर है वो निकलती है। क्लियर। इसके अलावा ये क्षेत्र अपने घड़ियालों के लिए भी प्रसिद्ध है। मैंने प्रीवियसली वीडियो में इसे डिस्कस कर रखा है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान से देखिए। अगला है सिमलीपाल। अब सिमलीपाल के लिए याद रखिएगा कि सिमलीपाल ने अपना नाम कहां से निकाला है। पहली चीज तो यह कि ये उड़ीसा में आता है, फाइन, उड़ीसा राज्य में स्थित है। दूसरी चीज रेड कॉटन ट्री, इसके नाम से, इसके स्थानीय नाम से जो है वो निकला है सिमलीपाल। ये याद रखिए कि ये क्षेत्र जो है एक टाइगर रिजर्व भी है, अर्थात यहां आपको टाइगर्स भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैपिंग वाले पोर्शन में मैंने डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करा है। कुछ इस प्रकार से जो आपको दिखाई देगा सिमलीपाल, इसके नीचे भीतरकनिका और इसके नीचे जो है आपको दिखाई देगी चिल्का झील। तो चूंकि हम इसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए आपको ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो वीडियो में मैंने स्टार्टिंग के ही पोर्शन में सिमलीपाल और इसकी मार्किंग कराई है, आप थोड़ा सा जाकर वहां पर देख लें तो आपको ये कनेक्टिविटी मिल जाएगी। क्लियर। घड़ियाल कैसे होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या डॉल्फिन्स वाला फैक्टर है, सब कुछ मैंने वहां पर डिस्कस करा है, आप एक बार उसे देखें। चलिए, तो आई थिंक हमने अपने मेन जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उन्हें सभी को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर मैं आपसे कहूं तो हमने देखा शीत मरुस्थल के बारे में, नंदा देवी के बारे में, कच्छ रण, पचमढ़ी। अब जो नीलगिरी है, याद रखें कि इसका डिस्कशन पहले हो चुका है। अगस्तमलाई के लिए आपको इतना याद रखना है कि ये केरल और तमिलनाडु के बीच में आता है। अगस्तमलाई में आपको जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी दिखाई देगी, जिसे अनाई मुंडी के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर आपको कुछ रेयर प्रजातियां जैसे फ्लाइंग फॉक्स जिसे कहा जाता है। अब ये फ्लाइंग फॉक्स क्या होती है, तो याद रखिए कि ये फ्रूट ईटर अर्थात जो फलों को खाने वाले चमगादड़ हैं वो दिखाई देते हैं। हर्बीवोरस बैट्स दिखाई देते हैं, शाकाहारी चमगादड़ दिखाई देते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो जीव हैं ये हमारे एग्रीकल्चरल लैंड अर्थात हमारे कृषि वाले क्षेत्र में और खासकर जो फलों के बागान हैं, आप सभी ने सुना होगा कि दक्षिण भारत जो है अपने बागबानी के लिए प्रसिद्ध है, वहां वाले क्षेत्र में अटैक करके जो बागबान हैं उन्हें खराब कर दिया करते हैं। ये जीव आपको अगस्तमलाई के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं।
इसी प्रकार से हमने जो है मन्नार की खाड़ी को देखा। शेषाचलम के बारे में मैंने जो है वो मैपिंग वाले वीडियो में डिस्कस करा था कि शेषाचलम की जो पहाड़ियां हैं वो पूर्वी घाट में आती हैं। ये भी याद रखिएगा कि शेषाचलम की जो पहाड़ी हैं ये प्रसिद्ध हैं अपने रेड सैंडर्स वुड के लिए, अर्थात रक्त चंदन के लिए। आपने जो पुष्पा मूवी देखी थी वो इसी शेषाचलम की पहाड़ियों से संबंधित थी। मैंने आपको प्रीवियसली वीडियोस में बताया भी है इस बारे में, जस्ट अ सेकेंड, मैंने प्रीवियसली आपको वीडियोस में बताया भी है इस बारे में कि ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। और याद रखिए एंडेमिक स्पीशीज अर्थात स्थानिक प्रजाति के रूप में आपको हमारे पश्चिमी घाट में वाइल्ड ड्यूरिन देखने को मिलता है। वाइल्ड ड्यूरिन जिसका फल जो है वो कटहल के जैसा दिखाई देता है। और याद रखिए कि स्थानिक है अर्थात विश्व में एकमात्र जगह जहां आपको ये वनस्पति दिखाई देगी वो हमारा पश्चिमी घाट है। इसी प्रकार से हमारे पूर्वी घाट वाला जो क्षेत्र है यहां पर आपको रेड सैंडलवुड दिखाई देगी। और ये याद रखिएगा कि जो रेड सैंडलवुड है ये, या मैं कहूं रक्त चंदन है, ये विश्व में और किसी स्थान पर नहीं मिलता, केवल और केवल आपको देखने को मिलेगा हमारे पूर्वी घाट और खासकर शेषाचलम के बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। इसी प्रकार से हमने जो है वो जस्ट अ सेकेंड ये वाला पार्ट सिमलीपाल देखा, सुंदरबन देखा, मानस देखा और दिहांग, और इसके बारे में हमने चर्चा करी। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। हमारे जो एफर्ट हैं ये आपके लिए वैल्यू एडिशन का काम कर रहे होंगे। देखिए इस प्रकार के कंटेंट को प्रिपेयर करके आप तक लाने के लिए एक एफर्ट की आवश्यकता होती है। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हैं तो मैं मानकर चलता हूं कि आपने जो है इस वीडियो को एंजॉय करा है, आपके लिए ये फ्रूटफुल रहा है। जाने से पहले एक अपना कमेंट छोड़कर जाएं, अपने फीडबैक्स दें, आप हमें बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, आप इसमें कौन कौन से पार्ट्स और देखना चाहते हैं। अगर आप और भी ज़्यादा एडवांस मैनर में और भी ज़्यादा डिटेल्ड मैनर में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए बच्चों, आप यहाँ तक आए हैं इसका मतलब आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं। आप प्रोफेशनली और एक बेहतर तरीके से यदि आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ P2I बैचेस में आएँ। मैं एक जेन्युइन एडवाइस आपको दूंगा कि अगर आप P2I बैच में आते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वो ये चीज़ हेल्पफुल होगी। क्लियर, आप पाएंगे आप एक डिफरेंट लेवल पर जाकर तैयारी कर रहे हैं। क्लियर, आपको जो कोर्सेस हैं वो 1K लाइव, ये मेरा कोड है, आप ये कोड लगाएं या किसी भी फैकल्टी के कोड्स आपको चैनल में इजीली दिखाई दे जाएंगे। आप उन कोड्स को यूज करके जो है वो कोर्स को मिनिमम कॉस्ट पे प्रिवेल कर लें। वहां मैं आपको ज्योग्राफी के अदर डायमेंशंस डिस्कस करता हुआ मिलूंगा, जहां मैं आपको जो है वो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन डील करूंगा, जहां मैं आपके साथ जो है वो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी इन सभी के डिटेल्ड मैनर में 3 आवर की क्लास में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर 1-to-1 डिस्कशन नहीं हो पाता। आप P2I बैचेस के साथ आएंगे तो आप जो है ऑडियो और वीडियो में क्लास में डायरेक्टली फैकल्टीज के साथ हमारे साथ डिस्कस करेंगे। आपका मेंटर आपकी और भी ज़्यादा सहायता करेगा। क्लास में आप ऑडियो वीडियो के ऑप्शन से अपने डाउट्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो इमेजिन करें कि कितना ज़्यादा अच्छा इंटरफेस होगा, कितनी बेहतर तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे अपने कंफर्ट जोन में रहकर। तो ये कोड है या कोई भी फैकल्टी का आप कोड यूज़ करें। बस रिक्वेस्ट ये है कि आप यहाँ तक आए हैं मतलब आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो आप जो है वो आगे इसे कंटिन्यू करें और मेरी रिक्वेस्ट को माने, मेरी एडवाइस को माने और हमारे साथ P2I बैचेस में आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।